चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था फोर्स, फोर्स क्या होता है, उसके एग्जांपल्स हमने पढ़े थे और हमने उसके इफेक्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? 5, जल्दी बताओ फटाफट। फोर्स से किसी भी बॉडी में कौन से 5 इफेक्ट होते हैं? हर कोई एक एक लिख सकता है, ऐसा नहीं कि आपको पांचों लिखने। राइट, NA5, NA1। किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो क्या होता है? यस, चेंज इन डायरेक्शन, कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यस, change in shape and size. Yes, good. Move stationary body. Good. Yes. तो आप मेनली आपने पांचों पॉइंट आपने कर रखे। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगता है तो क्या होता है? ये 5 चेंजेस आते हैं। रेस्ट से बॉडी मोशन में आती है, अगर कोई मोशन में हो वो रेस्ट में आती है, उसका स्पीड चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, उसका शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है। और जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, इसका मतलब उसका वेलोसिटी चेंज होता है ना। या तो वेलोसिटी 0 से हाइयर हो सकता है या हाइयर से 0 भी आ सकता है। ठीक है, उससे क्या होता है? किसी बॉडी में मोशन देखा जाता है ना। मोशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे किसी ऑब्जेक्ट का जाना। तो न्यूटन अंकल फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं? चलिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताइए। न्यूटन अंकल फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? A body in the rest will remain at rest. A body in the motion will continue in the motion if any external forces apply। कब तक? जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये हमारा था न्यूटन अंकल का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अभी सेकंड लॉ में न्यूटन अंकल क्या कहते हैं? न्यूटन अंकल ये कहते हैं, अब उसको समझने की कोशिश करें। हमने कल मोमेंटम भी पढ़ा था और फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था? हमें कुछ इनर्शिया पढ़ा था, है ना। हम लोग सब लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने इनर्शिया पढ़ा था। ठीक, और इनर्शिया का हमने क्या किया था? मोमेंटम पढ़ा था। व्हाट इज मोमेंटम? मैंने कल भी बताया था। वापस एक रिपीट, मोमेंटम, ये मैंने कहा था ये सेकंड लॉ के समझने के लिए। तो मोमेंटम हमने पढ़ा था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसका यूनिट था केजी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो ये मोमेंटम आता है इसको मास इनटू वेलोसिटी लिखा जाए। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड है न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ। न्यूटन अंकल सेकंड लॉ में क्या पढ़ा? पहले डेफिनेशन पढ़िए। तो डेफिनेशन में क्या कहते हैं न्यूटन अंकल? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और यहाँ पर आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा, F इक्वल टू, यहाँ पे एक आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा, तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम पक्का होगा। जो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। जब गाड़ी खड़ी है तो मोमेंटम कितना होगा? 0। एवरीवन विल एग्री, है ना। जब गाड़ी खड़ी है तो उसके अंदर केवल मास है, वेलोसिटी है नहीं, 0। हम मान लेते हैं ये किसी u वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, हम मान लेते हैं इसका मास कितना है? m, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। तो बताओ मोमेंटम कितना होगा? व्हाट इज मोमेंटम? m u। एवरीवन एग्री? ये गाड़ी है, इसका मास m है और ये किसी इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मास इंटू m इंटू u। ठीक है, अब न्यूटन अंकल देखो क्या कहते हैं,
चेंज इन द मोमेंटम। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये यस यू कैन राइट इन द नोटबुक। तो न्यूटन क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब ये मोमेंटम अभी एम यू है, अगर ये चेंज हो जाए और कितने टाइम में चेंज हो, है ना, रेट कैसे निकालते हैं, टाइम के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, इस गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लगाया। क्या किया मैंने, इस गाड़ी के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया। एक्स्ट्रा फोर्स लगाने क्या हुआ, अब गाड़ी का मास तो सेम रहेगा, बट फाइनल वेलोसिटी चेंज हो गई, होगी ना। उसको हम क्या कह सकते हैं, वी कह सकते हैं। मास तो चेंज नहीं होगा, मैंने भाई गाड़ी को धक्का लगाना, तो मास तो चेंज नहीं होगा, 100 किलो की 100 किलो रहेगी, 500 किलो तो 500 किलो रहेगी, बट उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अभी मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम हो गया एम वी। क्लियर, पहले कितना था, एम यू। मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, मैंने उसको धक्का मारा, मैंने उसको पुश किया, या मैंने गाड़ी एक्सेलरेट की, तो मोमेंटम कितना हो गया, एम वी। तो न्यूटन अंकल देखो क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज क्या निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। हर कोई एग्री करता है इस बात से, ऐसे निकालते रेट ऑफ चेंज, इसी हो गया रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। चलो जी, तो एम वी फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टी। तो न्यूटन अंकल क्या कहते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसका मतलब मैं जितना तेज धक्का मारूंगा, गाड़ी उतनी तेज भागेगी। इस एग्री करते हो, आपको मैं हल्का सा थप्पड़ मारूं तो दर्द थोड़ा होगा, और जितनी जोर से मारूं, जितना फोर्स अप्लाई करूंगा, उतना तेज दर्द होगा। ओके, इसी तरह मैं जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ाऊंगा, गाड़ी उतनी फास्ट भागेगी, उतना उसको फ्यूल मिलेगा। उसी तरह मैं जितनी जोर का गाड़ी को धक्का मारूंगा, उसकी वेलोसिटी वैसे बढ़ेगी। तो जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है, या जो मोमेंटम में चेंज आता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर। पर जितना तेज धक्का, उतनी तेज गाड़ी। सब लोग ये करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एम कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, वी माइनस यू अपॉन टी। एग्री बना एग्री। हम लोगों को मालूम है, हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हमने पढ़ा था। तो भाई एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, पहले वेलोसिटी क्या थी, u, अब वेलोसिटी कितनी होगी, v अपॉन t। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इनटू a, मतलब एक्सेलरेशन। कोई डाउट किसी को, शक यहाँ पे। और जब ये प्रोपोर्शनली का साइन हटेगा, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, k m a। यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, 1। k क्या है, कांस्टेंट है, k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक हमको नया फॉर्मूला मिला, कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हमको एक चीज और सीखने का मौका मिला, इसको मैं ऐसे लिखता है, फोर्स अपॉन मास इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, इफ फोर्स इज मोर देन एक्सेलरेशन इज आल्सो मोर। जब ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, गाड़ी तेज भागेगी। आप दूसरा क्या कह सकते हो, इफ mass is more, then with same force, with same force, acceleration is less, है ना। और वो ऐसे भी लिख सकते हो, if
mass is less than with same force with same force acceleration is more। इसका मतलब ये हुआ, अगर गाड़ी छोटी है या गाड़ी समझो स्मॉल है, आपने अगर इसको 100 न्यूटन से धक्का मारा तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये बड़ी गाड़ी है, इसको भी आपने 100 न्यूटन से धक्का मारा तो इसका v कम होगा। ये सेकंड लॉ का मतलब है। न्यूटन अंकल क्या कहते हैं, अगर फोर्स सेम हो तो जो छोटी गाड़ी होगी वो दूर तक जाएगी और जो बड़ी गाड़ी है वो कम डिस्टेंस पे जाएगी। कोई डाउट, कोई शक? किसी पार्ट में आपको डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। ये न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ। हम न्यूमेरिकल्स पार्ट एकदम लास्ट में करेंगे, पहले पूरी चैप्टर के बाद थ्योरी खत्म करेंगे। मतलब शुभम, विशाल, गायत्री, आप लोगों को क्लियर जो मैंने बताया सेकंड लॉ में? डेफिनेशंस याद करनी जरूरी है। विशाल कोठारी, प्लीज रिप्लाई। The rate of change of momentum is directly proportional to the force applied। मतलब गाड़ी में जो चेंज आया उसकी जो स्पीड कम हुई या ज्यादा हुई किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फोर्स के ऊपर डिपेंड। कितना ज्यादा फोर्स हम उसको पुश करेंगे उतना उसका स्पीड बढ़ेगा। यहाँ पर हमको नया फॉर्मूला मिल गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। मास ज्यादा होगा, स्पीड कम होगी, विथ सेम फोर्स। सेम फोर्स की बात कर रहा हूँ, है ना? इसलिए जैसे अगर आपने आपके पास समझो एक घोड़ा गाड़ी है, उस पर अगर एक आदमी बैठेगा तो घोड़ा गाड़ी फास्ट भागेगी। उस पर 10 बिठाओगे तो वह घोड़ा फास्ट भागेगा? नहीं भागेगा। तो भागेगा भी तो जल्दी थक जाएगा। इसका मतलब घोड़ा गाड़ी पे जब वेट आपने ऐड कर दिया तो घोड़े को खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स लगाएगा उसका एनर्जी ज्यादा निकलेगा, इसलिए जल्दी थक जाए। ठीक है, तो हमारे लाइफ में ये न्यूटन अंकल के सारे लोग कहने की काम करते हैं। और इसका एप्लीकेशन कहाँ का है, ये हमको कहाँ कहाँ दिखता है? यस, तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये वाला है। आईपीएल चल रहा है तो मैक्सिमम एग्जांपल आपको आईपीएल के मिलेंगे। जब कोई क्रिकेटर बॉल पकड़ता है ना, वो क्या करता है, उसको पीछे लेके आता है। क्यों लेके आता है? एनीवन नो? बताइए बताइए। क्रिकेटर कैच पकड़ते समय उसको पीछे क्यों खींचता है? वो चाहे तो इसको यहाँ भी पकड़ सकता है, और उसको एकदम पीछे की तरफ लाता है और लास्ट तक क्यों लेके जाता है? स्पीड स्लो करने के लिए गुड, मोमेंटम डिक्रीज करने के लिए गुड, टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एकदम सही बात, ठीक है ना? तो सेकंड लॉ मैंने क्या पढ़ा था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी देखो यहाँ पर हमको एक चीज मिलती है कि देखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, है ना? इसलिए क्रिकेटर क्या करते हैं, ये बॉल को यहाँ ना पकड़ के इसको लंबा थोड़ा टाइम दे देते हैं। जब ये टाइम ज्यादा होता है तो फोर्स कम लगेगा, उससे चोट कम लगेगी। अगर यही इसको यहीं पर पकड़ ले तो बॉल को हाथ में आने के बाद वो तुरंत रुक जाएगी, है ना? वो आई और ऐसे लग जाएगी। ठीक है, इसका मतलब उसको टाइम कम मिला। जब टाइम कम मिलेगा तो फोर्स ज्यादा होगा, उसको रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और मेरे हाथों में चोट भी लगेगी। सबको क्लियर एग्जांपल? जैसे जो क्रिकेटर्स होते हैं कैच पकड़ते समय हाथ को पीछे लेके जाते हैं, उससे क्या होता है? टाइम ज्यादा मिलता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
बढ़ जाता है, कम हो जाता है, इसलिए फोर्स भी कम हो जाता है। चलिए सेकंड एग्जांपल, रेत को देख के आपका क्या मन करता है? कभी सी बीच पे जाते हो और रेत देख के क्या मन करता है? मन करता है एकदम छू के छलांग मारे, है ना? सबने देखा है, सबका मन करता है ना बीच पे जाते जाती पानी में छलांग मारे। हमारा पानी में छलांग मारने का मन क्यों करता है बताइए? आप छत से कूदते हो, आपको चोट ज्यादा लगती है, वहीं आप रेत पे कूदोगे और पानी में कूदोगे, चोट कम क्यों लगती है? ना सबका मन करता है ना एकदम रेत देखते उसको डाइव मारने का मन करता है, पानी देखते उसमें कूदने का मन करता है। ठंडा ठंडा तो है, रीजन भी होता है, उसमें चोट कम क्यों लगती है? जब समझो आप घर की छत से मान लो गिर जाओ, यस रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट डिक्रीज। देखो ये जो हाई जंपर होते हैं या लॉन्ग जंपर होते हैं, जब ये जंप मार के आते हैं, अगर यहाँ पर एकदम सॉलिड जमीन होगी, उससे क्या होगा, ये तुरंत रुक जाएगा। उससे क्या होगा, उसको टाइम कम मिला तो फोर्स ज्यादा लगेगा, उसको चोट लगने की संभावना ज्यादा होगी। वही रेत क्या करती है, उसको आगे फिसला के लेके जाएगी, उससे क्या हुआ, टाइम ज्यादा मिला तो फोर्स कम लगेगा, इसलिए उसको चोट कम लगती है। इधर जब घर से छत से फर्स्ट फ्लोर से डाइव मारोगे, आपको चोट ज्यादा लगती है क्योंकि फर्श कैसा है, एकदम टाइट है, वो आपको तुरंत चोट लगाएगा। पर रेत में कूदोगे या पानी में कूदोगे, आपको चोट कम लगती है। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल। आपको अपने बचपन के दिन याद आ गए एकदम, है ना? एकदम रेत देखो तो छलांग मार दो। चलिए थर्ड एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीट बेल्ट का यूज क्यों कहा जाता है, कि आपको सीट बेल्ट यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ही दो ही लेडी हैं, एक ने सीट बेल्ट लगाई है, ये विद सीट बेल्ट है, ये विदाउट सीट बेल्ट है। आप इसके बाद आप समझ जाओगे कि सीट बेल्ट क्यों लगानी चाहिए। ठीक है, तो समझो ये लेडी सीट गाड़ी चला रही है, अचानक से इसने किसी गाड़ी को ठोक दिया, एकदम धक्का जोर से लगा, उससे क्या होता है, इसकी बॉडी किस में थी, मोशन में थी, है ना? हमने एग्जांपल पढ़ा था कि मोशन में थी, अचानक गाड़ी तो रेस्ट में आ गई, लेकिन बॉडी फिर भी किस में रहेगी, मोशन में रहेगी, और इसकी सीधी खोपड़ी कहाँ जाएगी, शीशे के बाहर, और ज्यादा स्पीड होगी तो ये सीधे गाड़ी के बाहर जाएगी शीशा तोड़ते हुए। ठीक है, अब सीट बेल्ट क्या करती है, ये सीट बेल्ट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, सीट बेल्ट इज वेरी फ्लेक्सिबल, आप लोगों ने देखा होगा। तो सीट बेल्ट क्या करती है, जब भी ऐसा टाइम आता है तो क्या होता है, वो टाइम बढ़ा देती है, थोड़ा टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब इसको आगे जाने में थोड़ा टाइम लगा, ये सीट बेल्ट उसको आगे मूव करने में रोकती है, तो उसको थोड़ा टाइम दे देती है। जब टाइम ज्यादा मिला तो फोर्स कम हो गया, तब तक गाड़ी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा था वो कम हो जाता है और वो उसकी जान बच जाती है। इसलिए हमेशा जब भी आप गाड़ी ड्राइव करो, खासकर जो फ्रंट के ड्राइवर्स और उसके साथ में जो बैठता है, इन दोनों को सीट बेल्ट हमेशा लगानी चाहिए। बीच वालों को चोट क्यों नहीं लगती, क्योंकि सीट के पीछे जो सीट होती है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, चोट लगेगी पर ज्यादा नहीं लगती। लेकिन अगर दोनों जो ड्राइवर हैं और जो उसके साथ में बैठे, अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो क्या होगा, सीधे, क्योंकि जब भी गाड़ी नॉर्मली चलती है, नॉर्मली 60 किलोमीटर पर आवर पे आप लोग चलाओगे, हाईवे पे जब चलोगे तो आप 100 भी चलाते हो, तो इस स्पीड में जब गाड़ी अचानक रुक जाएगी तो कितना बड़ा मोमेंटम जनरेट होता है, बहुत ज्यादा मोमेंटम जनरेट होता है। उससे क्या होता है, इंसान की बॉडी तुरंत बाहर जाती है और डेंजरस आदमी की जान भी जाती है। इसलिए जिसने सीट बेल्ट लगाई होती है उसके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम सेकंड लॉ से समझते हैं। क्लियर सबको? एनी डाउट इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? फिर हम चलेंगे न्यूटन अंकल के थर्ड लॉ पर। चलिए थर्ड लॉ क्या बढ़ता है,
यस। तो मुन्ना भाई देखिए सेकंड पार्ट, मुन्ना भाई जिसमें गांधी जी की उनको सपने में दिखते हैं, उनके विजुअल्स में दिखते हैं। एक एक जगह वो होता है ना, जो बिल्डर होता है जो जमीन ऑक्यूपाई करता है, उसके घर के बाहर वो लोग धरना देते हैं, तो चौकीदार आके मुन्ना को एक थप्पड़ मारता है। देखा सबने? तो मुन्ना क्या कहता है, गांधी जी कहते हैं अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे उसको दूसरा फिर से दे दो, वो नहीं मारेगा। तो क्या होता है, उसको दूसरा थप्पड़ फिर पड़ता है। तो समथिंग यहाँ पर भी वही है। तो न्यूटन अंकल क्या कहते हैं, ये आजकल की कलयुग की दुनिया है। न्यूटन अंकल कहते थे, न्यूटन अंकल ने कलयुग पहले देख लिया था। न्यूटन अंकल कहते हैं अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे उसको दूसरा थप्पड़ मार दे। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तुमको तुम्हारे जब घर में दोनों भाई बहनों की लड़ाई होती है, एक ने उसको मारा तो दूसरा कभी शांत होता है? नहीं होता। जब तक मम्मी बाहर से एक्सटर्नली आके फोर्स ना लगाए, दोनों को सेपरेट ना करे, तब तक कुटाई चलती रहती है। अब कौन किसको कूटेगा बात अलग है, जिसमें ज्यादा फोर्स होगी वो उसको ज्यादा कोट पाएगा। तो लड़ाई झगड़े में भी सेम बात होती है, अगर दोनों सेम लेवल पे हो तो पिटाई कुटाई बराबर होती है। तो न्यूटन अंकल कहते थे when a body exert equal force on another body, then second body will also exert equal and opposite force. तुम जितनी जोर से थप्पड़ मारोगे, तुम्हारा भाई या बहन कोशिश करेगा उतनी ही जोर से मारने का। ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि तुमने जोर से मारा, वो तुमको धीरे कुछ करेगी, मारेगी तो दबा के मारेगी, है ना, मारेगा। ठीक है, तो ये न्यूटन अंकल ने बता दिया, पता। तो कहते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन। अब इसको एग्जांपल इसको समझते हैं। जैसे ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, एक दीवार को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। दीवार हिलेगी क्या? नहीं हिलेगी। लेकिन जब जेसीबी इसको तोड़ती है, टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि इसका इसमें जितना फोर्स है ये आदमी उतना फोर्स नहीं लगा पाता, लेकिन दीवार भी उतना ही उसको रिटर्न फोर्स देगी। अगर ये आदमी इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दीवार भी क्या कर रही है, उसको 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। तभी तो आदमी दीवार तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा, तो आप बाहर नहीं निकल जाते। अगर वो कमजोर होती दीवार तो आदमी दीवार तोड़ देता। इसका मतलब ये हुआ, ये दीवार अगर स्टेशनरी भी है तब भी क्या होगा, वो उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, फोर्स वन इक्वल टू माइनस फोर्स। इसको कहते हैं इक्वल भी है बट ऑपोजिट मतलब नेगेटिव साइन। ये सबको अब सेकंड एग्जांपल में देखो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ने नीचे स्केटिंग लगाई हुई है। ठीक है, अब ये स्केटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ये लड़का अपने हाथ से इसको पुश कर रहा है और लड़की इसको अपने हाथ से पुश कर रही है। उससे क्या होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेंगे। ये एग्जांपल भी किसका है, न्यूटन अंकल के थर्ड लॉ का। इसने इसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही इसने इसके ऊपर नेगेटिव फोर्स अप्लाई किया, इसलिए दोनों क्या हुआ, अपनी पोजीशन से मूव करने लगे। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन रुक गया है, आपको द्वारा स्क्रीन शेयर करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते तो इससे क्या नुकसान होता, कि दोनों उसी जगह पर रहते, है ना, वो उसी जगह पर रहते। बट इन्होंने क्या किया, इक्वल फोर्स अप्लाई किया, इससे ये पीछे की तरफ मूव करेगी और ये भी पीछे की तरफ मूव करेगा। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो, आदमी किसको खींच रहा है, हाथी को खींच रहा है, बराबर। तो ये दोनों अगर अपनी पोजीशन पर कायम है, इसका मतलब हाथी भी उतने फोर्स से ही उस व्यक्ति को खींच रहा है जितने फोर्स से हाथी लड़के को खींच रहा है और लड़का हाथी को खींचने की कोशिश कर रहा है। ये सब एग्जांपल्स आपके सामने है ताकि आपको समझ में आए।
नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने ये भी है स्केटिंग वाले से। जब हम अपना पैर इस स्केटिंग से हटाएंगे तो हमारा पैर आगे मूव कर जाएगा और स्केटिंग कहाँ जाएगी, पीछे। अब वो क्या रहा है, आपका पैर इस स्केट के ऊपर एक्शन कर रहा है ना, इसको बोलते हैं F1। क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। उसको अपने पैर को ये एक्चुअल में आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, फॉरवर्ड लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो उससे जो आपका स्केट है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए पैर तो जाएगा इस डायरेक्शन में और स्केट जाएगी लेफ्ट वाले डायरेक्शन। यहाँ पर आप कितनी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप देखोगे जहाँ पर आपको दिखेगा कि हर जगह इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन काम होता है। आप जिसके ऊपर जितना फोर्स लगाओगे उतना ही सामने वाली बॉडी के ऊपर वो भी आपके ऊपर इतना फोर्स अप्लाई करेगी। क्लियर सबको? अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल से देखते हैं एप्लीकेशन का एप्लीकेशन। तो फर्स्ट इस एग्जांपल है हम कैसे वॉक करते हैं। अब वॉक करने का भी नियम है, सिद्धांत है। ठीक, आप रेत पे चल के देखो, आप रोड पे चल के देखो और आप आइस के ऊपर चल के देखो, तो तीनों में चलने बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है, जो इस रोड है एकदम सॉलिड सड़क होती है, तो यहाँ से आपको एक रिटर्न फोर्स मिलता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब होता क्या है, जैसे हम अपना पैर आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, हम इस रोड को, जो सड़क है सॉलिड पार्ट, इसको हम एक फोर्स देते हैं और सड़क क्या करती है, हमको एक बैक, सड़क क्या करती है, हमको एक बैक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको मिलता है जिसकी वजह से हमारा पैर आगे उठने पर मजबूर होता है। हम इसको ऐसे फोर्स देते हैं और सड़क क्या करती है, हमको एक फोर्स देती है और हमारे पैर को आगे की तरफ भेज देती है। वहीं अगर हम सैंड पर या आइस पर चलने की अगर कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, अब रेत की एसिड बारीक होती है और आइस की एसिड होती है स्लिपरी, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसलिए वो उतना बैकवर्ड फोर्स, एक होता फॉरवर्ड फोर्स, हमारा फुट क्या करता है, ये बैकवर्ड फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है, बैकवर्ड फोर्स। और जो आपका रोड है या आपका सैंड है या आपकी आइस है, ये आपके ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स लगाती है, फॉरवर्ड फोर्स लगाती है। अब सैंड में और आइस में क्या समस्या होती है कि यहाँ पर एक तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब कम हो जाता है तो उनका अगला स्टेप उतना वो फॉरवर्ड, हमको फॉरवर्ड फोर्स नहीं दे पाते, हमको उतना धक्का नहीं दे पाते। इसलिए हमको रेत में और आइस, खासकर जो स्लिपरी स्पेस होता है, जैसे बारिश में सड़क गीली हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। उससे क्या होता है, हमको मूवमेंट में दिक्कत आती है। इन दोनों पॉइंट में किसी को डाउट है कुछ तो पूछ सकते हो आप लोग। एनी डाउट इन दीज 2 पॉइंट्स? तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एप्लीकेशंस बताओ, तो विद डायग्राम आप एक एक पॉइंट को समझा सकते हैं। वाई गन रिकॉयल, ठीक है, आप लोग गन यूज तो नहीं किया होगा, बट नॉर्मली क्या होता है, आपने मूवीज में देखा होगा, वो बड़े हाथ का जो बड़े डाकू लोग होते थे, वो जो दोनाली बंदूक रखते थे, वो जब गोली चलाते थे तो देखो पीछे झटका लगता था, इसी को कहते हैं गन रिकॉयल हो गई। अभी होता कैसे, जैसे हाँ किसी किसी ने किया होगा, शादियों में खासकर किया जाता है। अगर बंद हो जाए मीटिंग आश्रम में तो आपको मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये बिफोर शूटिंग पोजीशन है, अभी एक बंदूक है उसके अंदर गोली है, तो जैसे आप ट्रिगर चलाते हो तो गोली कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। बाहर निकलने से क्या होता है, जो ये क्या करेगी, ये गोली क्या करेगी, इसके पीछे बैकवर्ड फोर्स लगाएगी। उससे क्या होता है, आपकी जो गन होती है वो स्लाइटली पीछे की तरफ मूव करती है।
इसलिए हमको जब करना होता है उसको हमको टाइटली होल्ड करना पड़ता है। अगर हम उसको लूजली ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे चलाएंगे हाथ, हमारे हाथ को बहुत झटका लगेगा। इसलिए नॉर्मली जो आप देखो ट्रेनिंग में भी क्या होता है, वो बंदूक को आपको अपने कंधे के नीचे ऐसे दबा के आप चलाते हैं। उससे जब जो शोल्डर होता है उसको एनफ फोर्स प्रोवाइड करता है कि आपको झटका ना लगे। तो झटका कहाँ से आएगा, जब गोली बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो पीछे एक वो फोर्स लगेगा, क्योंकि गन की फॉरवर्ड फोर्स से तो गोली आगे जाएगी, पर गोली के बैकवर्ड फोर्स से बंदूक भी पीछे आएगी। जैसा कि कहने वाला एग्जांपल देखो, जब तक इसमें हमने गोला शूट आउट नहीं किया तब तक उसी पोजीशन पे, तो जैसे ही गोला आगे जाएगा ये बंदूक कहाँ जाएगी, आपकी तोप पीछे जाएगी। इसलिए नॉर्मली देखो आप, जब आप डिस्कवरी वगैरह देखते हो कि जो आर्टिलरी गन होती है जो खासकर आर्मी यूज करती है उसको आर्टिलरी गन, वो पहले गड्ढा बनाते हैं और इस गड्ढे में इस गन को पूरा फिट किया जाता है, ये आपका बैरल बाहर निकला है। ये जो भी झटका लगता है तो इसी इसी गड्ढे के अंदर लग जाता है और वो वहीं से मूव नहीं करती, इससे आपको बार बार उसको मूव करने का जरूरत नहीं पड़ता। सेम ऐसी आपका केस ऑफ बोट और शिप। तो जब भी देखो आप किनारे पे आते हो, आप लोगों ने अगर बोटिंग की हो, जो बोटिंग वाला क्या करता है, बोट को पकड़ के रखता है और जो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति होता है, तो जैसे ही आप क्या करते हो, अपने पैर से आगे की तरफ इसको बोट को पुश करते हो, तो बोट क्या करती है, आपको आगे की तरफ पुश करेगी, तभी हम लोग आगे जा पाते हैं। इसलिए बोट देखो पानी में वापिस जाती है, इसलिए इसको बांध के रखना पड़ता है। अगर आप बांध के नहीं रखोगे तो बोट वापस कहाँ चली जाएगी, पानी में चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यस यस, ये सबके साथ जिसने बोटिंग की है सबके साथ होता है, इसलिए बोट को नॉर्मली बांध के रखा जाता है। ठीक है, अभी देखो ये बैलून, ये तो बचपन में सबने किया था। किया था सबने बचपन में, हम गुब्बारा फुलाते थे मुंह से और अचानक गुब्बारा निकल जाता था, वो क्या उड़ते उड़ते जाता था, कहाँ जाता था, जो इसके अंदर फिर गैस निकलती थी उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाते थे, है ना। जो एयर थी वो बाहर निकल रही है और अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, बैलून को अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट कर रही है। एयर का निकालना एक्शन हो गया और बैलून का ऊपर जाना रिएक्शन हो गया। ये बहुत दूर तक जाता है, मैं आजकल तो बहुत करता हूँ अपने छोटू से जब खेलता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल आपका होस पाइप। होस पाइप कहाँ पर यूज होती है, फायरमैन इसको यूज करता है। जब कहीं पर आग लग जाती है तो बड़े से टैंकर से पाइप निकालता है और जैसे नल चालू करते हैं तो बहुत फास्ट स्टीम से आपका पानी निकलता है, बहुत ज्यादा फास्ट स्टीम से। तो उससे क्या होता है, वो बैक फोर्स लगाता है, वो पाइप को पीछे की तरफ धकेलना पड़ता है। इसलिए इस पाइप को हमको बहुत फोर्सफुली पकड़ना पड़ता है। नहीं पकड़ेंगे तो क्या है, आप लोगों ने मोटू पतलू देखा होगा, आज टाइम मिले तो मोटू पतलू देखना, उसमें उनका फायर मारने वाला वो देखना एपिसोड, वो मोटू उसको ऐसे हल्का पकड़ता है और वो पाइप के साथ उड़ता उड़ता जाता है। मैंने देखा, मैं तो मोटू पतलू बहुत बार देखता हूँ, देखना कभी। तो मतलब अगर आपने उसको टाइट नहीं पकड़ा होगा, ये पाइप आपको घुमा के भी ले जाएगी। ठीक है, चलो ठीक। अब इसी बैलून से हमको आइडिया आया और रॉकेट बनाने का। ठीक है, रॉकेट में क्या होता है, इस पोजीशन पर फ्यूल होता है, इस पोजीशन पर क्या होता है, फ्यूल होता है। सर अगर हॉर्स पाइप छूट गया तो रजिस्टर होता है, बिल्कुल सही होता है, क्योंकि वो आगे से उसमें पाइप वगैरह लगी होती है ना, तो काफी नुकसान भी कर सकते हैं। और मेन तो है कि आग नहीं बुझेगी ना, आग बुझाने के लिए पाइप निकालना पड़ेगा। यस, ठीक। अभी रॉकेट कैसे प्रोपेल करते हैं, जो इसके बॉटम पोर्शन पे फ्यूल होता है, जब फ्यूल बर्न होता है तो बहुत सारी गैसेस निकलती है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं और गैसेस इस ये वेंट होल होता है, यहाँ से नीचे आएंगी। तो गैसेस क्या करेंगी, एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, तो रॉकेट ऊपर जाता रहता है और गैसेस नीचे निकलते हैं। तो ये भी न्यूटन अंकल के थर्ड लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। नीचे कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं, ये आपका है न्यूटन अंकल का थर्ड लॉ। किसी को इसमें डाउट हो